चंबल के डाकू ने क्यों रोका नेहरू का रास्ता? जब सुराज के काज में डाकू ने नेहरू को दे दी भेंट। यूं तो आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश राज के दौरान विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों के चुनाव सबसे पहले 1920 में कराए गए थे, लेकिन साल 1937 में उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंधन का अधिकार देने पर राजी हो गई थी। इसकी व्यवस्था ब्रिटिश संसद के 1935 के अधिनियम में की गई थी। देश के सबसे पहले आम चुनाव की 1920 में महात्मा गांधी ने बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन 1937 में माजरा बिल्कुल अलहदा था। भारत की कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को गंभीरता से ले रही थी। कांग्रेस के प्रमुख नेता के तौर पर जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में दौरे पर दौरे कर रहे थे। चुनावों से पहले ऐसी ही एक उमस भरी शाम थी जब जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत के दौरे पर थे। उन दिनों नेहरू जीप में चला करते थे। उनकी जीप आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच चंबल के बीहड़ों से होकर गुजर रही थी। उस समय बीहड़ का नजारा बेहद अलग था। न बिजली थी, न ही पक्की सड़कें और न ही नदियों पे पुल थे। रास्तों के नाम पे थी दुर्गम पगडंडियां, जो कब बीहड़ों में गुम हो जाती पता ही नहीं चलता था। बीहड़ घनी कटीली झाड़ियों वाले थे। इन बीहड़ों में रहते थे चंबल के खूंखार डाकू, जो खुद को बागी कहलाना पसंद करते थे। अधिकांश डाकू व्यवस्था के सताए लोग थे, जो गुट बनाकर समाज के धनी वर्ग से पैसों की उगाही करते थे। वे कमजोर को नहीं सताते थे और कहीं पर डाका डालना हो तो पहले से उसकी जानकारी दे देते थे। सूदखोर साहूकार जानते थे कि पूरे गांव में बसने वाले निरीह ग्रामीण उनकी अपेक्षा इन बागियों के ज्यादा करीब है, इसलिए गांव में सुरक्षित रहकर कारोबार करना है तो बागियों और जनता के बीच तालमेल बैठाकर चलना, यही उनकी एकमात्र व्यापार नीति थी। ये बागी अंग्रेज पुलिस से भिड़ने में भी नहीं कतराते थे और उनके असलहे लूट ले जाते थे। इनमें से कई के सिर पर हजारों के नाम थे और रॉबिनहुड की छवि के बावजूद साधारण जनता इन बागियों से भय ही खाती थी। अपने दौरे के दौरान नेहरू जी की जीप इन्हीं बागियों के गढ़ के बीच ऊंची नीची डगर पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। शाम का धुंधलका हो गया था कि अचानक ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी। सामने पतली सी सड़क पर 8-10 संदिग्ध लोग खड़े थे। नेहरू जी ने चौंक कर ऊपर देखा, फिर उन्होंने गाड़ी बंद करने का इशारा किया। जब तक वो कुछ समझ पाते, कटीली झाड़ियों के पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, कौन है रे मौड़ाओ, कौन है लड़कों? सड़क रोके खड़े उन लोगों में से एक ने जवाब दिया, एक और सेठिया, कोई सेठ लगता है। यह सुनकर झाड़ियों के पीछे से एक 6.5 फीट का मजबूत और शरीर का शख्स बाहर आया। जीप में सवार लोग समझ चुके थे कि उन्हें कोई अमीर सेठ समझकर चंबल के डकैतों ने रोक लिया है। इस असमंजस को तोड़ते हुए नेहरू जीप से फौरन उतरे और उस ऊंचे कद के शख्स के पास पहुंचकर बोले, हाँ बोलो, मैं हूं जवाहरलाल। झिंगुरों की झंझन से गुजरता बीहड़ कुछ देर के लिए मानो शांत हो गया। जो शख्स तनकर नेहरू के सामने खड़ा था, उसके सख्त काले चेहरे पर चमक रही आंखें कुछ झुक सी गई, जैसे शर्मिंदा हो गया हो। नेहरू बोले, जल्दी बोलो, क्या काम है? हमें दूर जाना है। बागियों के सरदार की नेहरू को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने कोट की जेब से हाथ डालकर मुट्ठी पर नोट निकाले और नेहरू के सामने हाथ फैला दिया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन हो गए। सुराज के काज के लिए हमारी छोटी सी भेंट। डाकू कौन था ये नेहरू और उसके साथी पहचान नहीं पाए, लेकिन अगले दिन आसपास के गांव में ये कहानी आग की तरह फैल गई कि नेहरू जी बागियों से मिलने बीहड़ में आए थे और वादा कर गए हैं कि देश को आजादी मिलकर ही रहेगी। फिरंगी 7 समंदर पार अपने मुल्क लौट जाएंगे। आज आजादी को इतने बरस हो गए, नेता आज भी हैं, डाकू आज भी हैं और चुनावों की भागदौड़ आज भी बरकरार है, लेकिन ये वाकया आज भी चंबल की